चलिए देखिए, कल आप सबको पढ़ाए थे पाचन तंत्र, आज पढ़ाएंगे श्वसन तंत्र। पाचन तंत्र में क्या हुआ था, जब आप खाना खाते हैं तो वो जैसे जैसे पचा था उसको क्या कहते थे, पाचन तंत्र। कल पढ़ा दिए पाचन तंत्र के बारे में सब कुछ। आज जो आपका टॉपिक है वो है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र किसे कहते हैं? सबसे पहले श्वसन किसे कहते हैं समझिए। श्वसन क्या होता है? श्वास लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी सांस लेने की क्रिया क्या कहते हैं? इसे सांस लिखिए या फिर श्वास। सांस लेने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन किसे कहते हैं? सांस लेने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। हाँ, सांस लेने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। अब समझिए श्वसन तंत्र क्या होगा। कि श्वसन में भाग लेने वाले अंगों के समूह को क्या कहेंगे? जैसे पाचन तंत्र क्या था? पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों के समूह को पाचन तंत्र कहते हैं। वैसे ही श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों के समूह को श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों के समूह को श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक से सुनिए, श्वसन किसे कहते हैं? हम लोग जो सांस लेते हैं ना, ऐसे ये क्या हो गया? श्वसन। और सांस लिए कहाँ कहाँ ऑक्सीजन गया, उसमें कौन कौन सा अंग आया, उसे क्या कहेंगे? श्वसन तंत्र। जैसे सांस लेने की क्रिया को श्वसन कहते हैं और श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों के समूह को श्वसन तंत्र कहते हैं। अब इसमें भाग क्या क्या लेता है? श्वसन तंत्र के भाग या फिर अंग। श्वसन तंत्र के अंग कौन कौन से अंग होते हैं? देखिए, ये जहां से सांस सबसे पहले लेते हैं वो क्या होता है? क्या होता है? नसिका। यहाँ क्या है? नसिका। क्या है? नसिका। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आएगा आपका? श्वास नली। श्वास नली, ठीक है। दूसरे नंबर आपका क्या आएगा? देखिए, आपका सबसे पहले क्या आया? नसिका, फिर श्वास नली, फिर फेफड़ा, फिर लास्ट में कुपिका। सबका काम क्या होता है सब एक एक करके लिखवाएंगे अभी। सबसे पहले क्या आता है श्वसन तंत्र में? नसिका, फिर श्वास नली। पाचन तंत्र में क्या था? ग्रास नली। इसमें क्या है? श्वास नली। सबसे पहले क्या आया? नसिका, फिर श्वास नली, फिर फेफड़ा, फिर नीचे लास्ट में कुपिका। इस कुपिका को एक चीज और कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं एल्वोली। यही आपके परीक्षा में इस बार आया था। एल्वोली किसका भाग है? तो श्वसन तंत्र का है। ठीक है, देखिए अब हेडिंग डालेंगे क्या? नसिका। नसिका हेडिंग डालेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे? यह श्वसन का पहला भाग। सबसे पहला भाग है श्वसन का, सांस लेने का। अच्छा, यह श्वसन का पहला भाग है। और क्या है? यह श्वसन का पहला भाग है। आप अपने कॉपी में घर जाइएगा तो लिखिएगा, हम छोटा छोटा लिख दे रहे हैं समझाने के लिए। यह श्वसन का पहला भाग है। हम किसकी सहायता से सांस लेते हैं? नसिका की सहायता से। आप लिख सकते हैं इसमें कि नसिका की सहायता से ही हम सांस लेते हैं। इसकी सहायता से क्या करते हैं? सांस लेते हैं। इसकी सहायता से क्या करते हैं? सांस लेते हैं। नसिका समझ में आ गया? यह नसिका क्या होता है? श्वसन का पहला भाग होता है। इसकी सहायता से हम सांस लेते हैं। ये हो गया नसिका, खत्म। इतना बहुत है। दूसरी हेडिंग क्या पड़ेगी आपकी? श्वास नली। जब श्वास नली हेडिंग डालेंगे तो इसमें लिखेंगे कि श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। श्वास नली में से होकर ऑक्सीजन शरीर में प्रवेश करता है। ये O2 का मतलब है ऑक्सीजन। यहाँ लिख दे रहे हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब जो हवा हम लोग लेते हैं, ग्रहण करते हैं, फिर निकालते हैं, वो यही है। श्वास नली की सहायता से ऑक्सीजन शरीर के अंदर भी जाता है और बाहर भी निकलता है। ये आवाज लिखा है। इसका मतलब कि आपका जो श्वास नली है,
हम बोल रहे हैं तो जो आवाज निकल रही है वो कहाँ से निकल रही है? श्वास नली की सहायता से आ रही है। श्वास नली आपका जाकर के ऐसे नाक में भी मिल जाता है, यहाँ से मुंह में भी मिल जाता है। तो सांस इससे आवाज कहाँ से निकलती है आपकी? श्वास नली से आती है, फिर तब मुंह की सहायता से बाहर निकलती है। इतना समझ में आ गया? श्वास नली कितना लंबाई होती है इसकी? 12 सेंटीमीटर। इसमें से ऑक्सीजन अंदर शरीर में प्रवेश करता है या फेफड़े तक जाता है। देखो यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, कहाँ तक जाएगा? फेफड़े तक। फिर उसके बाद श्वास नली में से ही आवाज निकलती है। समझ में आ गया इतना? अब आखिरी हेडिंग आपका फेफड़ा। आप हेडिंग बनाएंगे फेफड़ा। इसमें क्या लिखेंगे कि फेफड़े में ऑक्सीजन संग्रहित होता है, मतलब ऑक्सीजन कहाँ जाकर रुकता है? फेफड़े में। जैसे पाचन तंत्र में खाना कहाँ अमाशय में जाकर रुकता था, वैसे यहाँ पर कहाँ रुकता है ऑक्सीजन? फेफड़े के अंदर। फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन रुकता है। अब फेफड़ा कितना वजन होता है फेफड़े का? फेफड़े का वजन लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम होता है। आप लिखेंगे फेफड़ा का या फिर इसका वजन लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम होता है। इतना लिख लेंगे। फिर लिखेंगे आप फेफड़ा के 3 भाग होते हैं। कितने भाग? 3 भाग। कौन कौन से? ब्रोंकई, वायु कोष्ठक और कुपिका। इसमें से सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका ये कुपिका बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक ऐसे लिख दीजिएगा कुपिका। इसमें आप क्या लिखेंगे कुपिका के अंदर? इसकी सहायता से ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करता है। इसमें प्रवेश करता है? रुधिर मतलब खून। रुधिर में प्रवेश करता है। रुधिर मतलब रक्त या खून। ब्लड जो होता है आपका, उसमें ऑक्सीजन कहाँ से जाता है? कुपिका के माध्यम से। अब ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूरा श्वसन तंत्र याद हो जाएगा। यहाँ से सांस लिए, ये श्वास नली से होकर के गया और ये कहाँ गया? फेफड़े में गया। फेफड़े के अंदर जाने के बाद ये कुपिका है, कुपिका में गया। कुपिका की सहायता से कहाँ चला जाएगा? ब्लड। ये कुपिका जो है इसके नीचे ऐसे ब्लड बहता रहता है ऐसे। तो ये कुपिका की सहायता से किसमें चला जाएगा? ब्लड में। इधर भी रहता है। ठीक है, समझ में आ गया? श्वसन किसे करते हैं? सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन करते हैं। श्वसन तंत्र किसे कहते हैं? श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों के समूह को श्वसन तंत्र कहते हैं। इसके कौन कौन से भाग होते हैं? नसिका, श्वास नली, फेफड़ा। नसिका क्या होता है? यह श्वसन तंत्र का पहला भाग होता है। इसकी सहायता से हम सांस लेते हैं। फिर दूसरा नंबर आपका आएगा श्वास नली। इसकी लंबाई कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। और इसमें से ऑक्सीजन होके कहाँ जाता है? शरीर के अंदर या फिर फेफड़े में जाता है। ठीक है, और इसमें से आवाज निकलती है। किसमें? श्वास नली में से। फिर लास्ट ट्रेडिंग आपका आएगा फेफड़ा। फेफड़ा का वजन कितना होता है? लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम होता है। और जो ऑक्सीजन होता है कहाँ संग्रहित होता है? फेफड़े में। फेफड़े कितने भाग होते हैं? 3। कौन कौन से? ब्रोंकई, वायु कोष्ठक और कुपिका। जो आपका ब्रोंकई होता है, ये देखिए ये सब निकला है जो ना, ये आपका ब्रोंकई है। आपका जो कुपिका होता है ये देखिए एकदम नीचे बना होता है। कुपिका क्या करता है? इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन को ब्लड तक पहुंचाना इसका मुख्य कार्य होता है। इसकी सहायता से ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करता है। ये हुआ आपका श्वसन तंत्र खत्म। अब नेक्स्ट हेडिंग चलेगी आपका सजीव और निर्जीव में अंतर। चलिए लिखिए जल्दी इस फटाक से इसको। चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका आ गया सजीव और निर्जीव में अंतर। अभी आपको सजीव निर्जीव एकदम इजी भाषा में सिखाया जाए तो आप लिख सकते हैं सजीव में जान होती है। अच्छा, सजीव में क्या होती है? जान होती है। देखो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, तुम लोग अपना बड़ा करके लिख लेना। सजीव में जान होती है और निर्जीव में जान नहीं होती है। निर्जीव में जान नहीं होती है। दूसरा बताओ। इसमें श्वसन होता है, सांस लेता है ये सजीव। और निर्जीव में श्वसन नहीं होता, श्वसन नहीं होता है। इसमें पाचन होता है और इसमें पाचन नहीं होता है। देखो कितना इजी भाषा तुमको पढ़ा दिए।
जो तुम पीछे पढ़े हो अभी, पाचन, श्वसन, और बताओ अगला। इसमें वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, इसमें वृद्धि नहीं होती है। और इसमें गति होती है, इसमें गति होती है, गति होती है, इसमें गति नहीं गति नहीं होती होती है। बस करें, बता देखो। उत्सर्जन होता है, चलो, इसमें उत्सर्जन होता है, इसमें उत्सर्जन नहीं होता। बताओ किसको नहीं याद हुआ? हमें याद है। जिसे नहीं याद हुआ, अगर ये नहीं याद हुआ तो कभी कोई और क्वेश्चन नहीं याद कर सकता है। एकदम इजी भाषा में, इसमें जान होती है, उसमें जान नहीं होती है। फिर दूसरा का पॉइंट, इसमें श्वसन होता है, उसमें श्वसन नहीं होता है। इसमें पाचन होता है, उसमें पाचन नहीं होता है। इसमें वृद्धि होती है, उसमें वृद्धि नहीं होती है। इसमें गति होती है, उसमें गति नहीं होती है। और इसमें उत्सर्जन होता है और उसमें उत्सर्जन नहीं होता है। 3 तो तुमको ऐसे ही मिल गया, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन। सजीव में तीनों होता है, निर्जीव में तीनों नहीं होता है। सजीव में वृद्धि होता है, सजीव ऐसे से बढ़ता है। देखो सजीव हम खड़े हैं, बढ़ रहे हैं ना धीरे धीरे, ये बढ़ रहा है नहीं सर, नहीं। उसके बाद हम ऐसे चल देते हैं, गति हो गया, ये अपने से चलता है नहीं। तो इसमें निर्जीव में गति नहीं होता है, सजीव में गति होता है। और हमारे अंदर जान है, इसके अंदर जान नहीं है। हमको उठा कर पटकोगे तो चोट लगेगी, इसको चोट लगेगी नहीं। समझ में आ गया सजीव निर्जीव? चलो खत्म करो सजीव निर्जीव। अब अगला हेडिंग, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? श्वसन और दहन में, हाँ श्वसन वाले पार्ट में ही है ये, श्वसन और दहन में अंतर। अभी आपने क्या क्या पढ़ लिया? श्वसन तंत्र पूरा, फिर उसके बाद अभी सजीव और निर्जीव में अंतर। अभी क्या आ गया? श्वसन और दहन में अंतर। एक तरफ लिखेंगे श्वसन और एक तरफ लिखेंगे दहन। 3 पॉइंट बहुत है। पहला क्या होता है? यह श्वसन क्या होता है? यह नियंत्रित रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया है। यह नियंत्रित ऑक्सीकरण क्रिया है। और ये जो दहन है ये अनियंत्रित ऑक्सीकरण क्रिया है। कैसी है? दहन आपकी अनियंत्रित ऑक्सीकरण क्रिया है और श्वसन आपका नियंत्रित ऑक्सीकरण क्रिया है। यानी कि इसमें एक नियंत्रण होता है, कितना सांस लेना है, कितना सांस छोड़ना है। और इसमें कोई नियंत्रण नहीं होता है। दहन मतलब होता है जलाना। कोई चीज जलता है, कुछ पता नहीं होता उसको कितना आंच लग रहा है, कितना हवा लग रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिक जल जाता है सब। श्वसन में क्या होता है? यह नियंत्रित रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया है, यह अनियंत्रित रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया है। इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसमें अधिक। इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसमें अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और यह क्रिया सामान्य ताप पर होती है। यह क्रिया कहाँ होती है? सामान्य ताप पर। और यह क्रिया उच्च ताप पर होती है। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए, एक इसको समझ लीजिए सांस लेना, इसको समझ लीजिए जलाना। जलाने से देखिए इसमें क्या होता है? यह अनियंत्रित, अनियंत्रित मतलब जला रहे हैं, कहीं भी कुछ भी छिटक जाए, किसी भी तरफ ऐसे हो जाए कि इसका कोई भरोसा नहीं है। और श्वसन में क्या होता है? यह एक नियंत्रित ऑक्सीकरण क्रिया है। यहाँ से जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ पूरे शरीर में मिलेगा, इसका एक नियंत्रण है। कहीं आप रोक दो सांस, देखो रोक दो एक बार सांस, तो रुक जाओगे सही में। इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। अपना सांस लिए, जल्दी छोड़िए, हो गया। इसमें बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। कोई चीज जला के देखो, जब लकड़ी को जलती है, ज्यादा कोयला जलता है, कितना आंच निकलती है। फिर उसका यह क्रिया सामान्य ताप पर होती है और यह क्रिया उच्च ताप पर होती है। समझ में आ गया? लिख लो, इसको याद कर लेना, बहुत ज्यादा नहीं, 3 पॉइंट है। श्वसन और दहन में अंतर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखो, फिर अगला टॉपिक एक आ गया क्या? श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर। ये क्या होता है? पहले अभी आपने श्वसन पढ़ लिया और श्वसन और दहन में अंतर हो गया और सजीव निर्जीव हो गया। अब श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर पढ़ लीजिए। इसके बाद एक हेडिंग और बचा है अभी, आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन। इसी भाषा में बता दें, आक्सीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अनाक्सीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं। अगर मालूम नहीं पढ़ाते हैं तब लिखने के लिए बताए हैं। देखो श्वसन क्या होता है? यह कोशिका के अंदर होती है। श्वसन कहाँ होता है? कोशिका के अंदर होती है। और श्वासोच्छ्वास कहाँ होता है? यह कोशिका के बाहर होती है।
यह एक प्रकार की अपचयित क्रिया है। कैसी है? अपचयित क्रिया है। और यह भौतिक क्रिया है। कैसी है? हाँ, यह एक प्रकार की भौतिक क्रिया है और यह श्वसन क्या है? ये एक प्रकार की अपचयित क्रिया है। और श्वसन कोशिका के अंदर होती है, श्वासोच्छ्वास कोशिका के बाहर होती है। ऐसे हाथ पे गिन लीजिए। श्वसन कोशिका के अंदर होती है, श्वासोच्छ्वास कोशिका के बाहर होती है। यह एक प्रकार की अपचयित क्रिया है और यह एक प्रकार की भौतिक क्रिया है। इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है, इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती। 3 पॉइंट ऐसे याद हो गया। फिर से गिनो। देखो इसमें क्या होता है? यह कोशिका के अंदर होती है, यह कोशिका के बाहर होती है। यह एक अपचयित क्रिया है और यह एक भौतिक क्रिया है। इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है, इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आया? श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर। अभी आज का आखिरी हेडिंग पढ़ाएंगे, आपसी श्वसन और अनाक्षी श्वसन। फटाफट करिए, जिसको लिखना है लिखो जल्दी से। अगला हेडिंग आपका आपसी श्वसन और अनाक्षी श्वसन और नॉक्सी। आक्षी श्वसन और अनाक्षी श्वसन, ऐसे चलो। आक्षी श्वसन और अनाक्षी श्वसन। चलिए देखिए, आक्षी श्वसन और अनाक्षी श्वसन में अंतर। आक्षी श्वसन एक तरफ लिखिए, एक तरफ लिखिए अनाक्षी श्वसन। आक्षी श्वसन क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन को O2 लिख दें। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सी और अनॉक्सी। ऑक्सी में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और अनॉक्सी में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। यह इसमें क्या पाया जाता है? यह पादपों में होता है। यह पादपों में होता है। और यह किसमें होता है? यह सूक्ष्म जीवों में होता है। सूक्ष्म जीवों में होता है। लास्ट बताइए एक और। इसमें ऊर्जा अधिक मात्रा में। हाँ, इसमें ऊर्जा अधिक मात्रा में निकलती है। इसमें ऊर्जा अधिक मात्रा में निकलती है और इसमें ऊर्जा कम मात्रा में निकलती है। इसमें ऊर्जा कम मात्रा में निकलती है। समझ लीजिए इसको फटाक से। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। यह पादपों में पाया जाता है, यह सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। इसमें ऊर्जा अधिक निकलती है, इसमें ऊर्जा कम निकलती है। समझ में आ गया? आज लगभग आपका श्वसन तंत्र का हर एक टॉपिक खत्म। अब आपका क्या चलेगा नेक्स्ट? परिसंचरण या फिर परिवहन। परिसंचरण तंत्र चलेगा, उसी में परिवहन होगा। परिवहन में आपको क्या पढ़ना है? रुधिर पढ़ना है, हृदय पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रुधिर और हृदय। बस यही 2 टॉपिक पढ़नी है उसमें, इंपॉर्टेंट के रूप में। चलिए ठीक है, तब रुधिर और हृदय अगली क्लास में मिलेगा।